के शुरू में हम एक शिप को देखते हैं। उसमें कुछ लोग कुछ चीजें ढूंढ रहे होते हैं, यानी वहाँ पर सर्चिंग हो रही होती है क्योंकि वो एक नॉन वर्किंग शिप थी। उनको वहाँ पर किसी आदमी के जूते मिलते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। पुलिस इन चीजों को ले जाती है, लेकिन तभी अचानक से पानी में तूफान आ जाता है। टनल्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और सब लोग इस इंसिडेंट के बारे में बातें कर रहे होते हैं और ये एक टीम होती है साइंटिस्ट की। ये सब इस बात को लेके काफी परेशान होते हैं कि आखिर ये तूफान आ क्यों रहा है, क्या ये कोई ज़लज़ला है यानी अर्थक्वेक है। लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता। अब पुलिस ये डिसाइड करती है कि वो लोग इस पर रिसर्च करेंगे और ये टास्क शुरू हो जाता है। इतनी तबाही के बाद लोग मुश्किल में पड़ने लगे थे तो पुलिस उनको रेस्क्यू करती है, लेकिन टनल से अभी भी धुआं निकल रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसको एंजॉय कर रहे थे, इसकी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर रहे थे और वो बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट जान गई थी कि जरूर कोई बड़ा मसला है। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हमें लग रहा है समंदर में जैसे कोई क्रिएचर हो। इन्हें ये भी पता चलता है कि समंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है। वहाँ एक और आदमी कहता है कि कैसे पॉसिबल है कि कोई भी क्रिएचर इतने ज्यादा टेम्परेचर में सरवाइव करे। तो बाकी सब कहते हैं कि क्या पता ये टेम्परेचर उसी क्रिएचर की वजह से इतना ज्यादा हुआ हो। अब यहाँ पर पॉलिटिशियंस की और साइंटिस्ट की मीटिंग होती है। तभी टेलीविजन पर एक न्यूज दिखाई जाती है जहाँ पर वो बहुत बड़ी ह्यूज टेल को विटनेस करते हैं, यानी उन्हें पानी में से एक बहुत ही बड़ी टेल निकलती हुई दिखाई देती है, जैसे वाकई किसी क्रिएचर की हो। ये सब बहुत हैरान हो जाते हैं। सब कहते हैं कि हो सकता है ये कोई नई स्पीशी हो। अब ये लोग कहते हैं कि हम डिसाइड करेंगे वोटिंग के थ्रू कि इसे मारना है या कैद रखना है, और जो उनका फाइनल डिसीजन होता है वो इसे मारने पर होता है। अब वो क्रिएचर कहीं ट्रेवल करना चाहती थी तो वो पानी में से होती हुई काफी शिप्स और बोट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए ब्रिज तक पहुंचती है और ब्रिज को भी तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इसमें काफी ज्यादा लोग भी मारे जाते हैं। अब साइंटिस्ट प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं कि ये क्रिएचर बहुत ज्यादा तबाही करने वाली है, इसको जल्द से जल्द मारा जाए। उधर एक आदमी जिसका नाम यागुची होता है उसे बताता है कि उसकी एक दोस्त है जिसका नाम हिरोमी है। उसे इन सब चीजों के बारे में बहुत नॉलेज है, क्या पता वो हमारी मदद कर सके। तो यागुची मान जाता है और हिरोमी को यहाँ पर आने के लिए कहता है। अब यहाँ पर आते ही हिरोमी उसकी कुछ पिक्चर्स और वीडियोस देखती है। बाकी सब लोगों को बताती है कि ये क्रिएचर चल सकता है क्योंकि इसके पाँव हैं, ये जल्द ही जमीन पर आएगा। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जल्द ये बात सच हो जाती है। वो क्रिएचर पानी से निकलकर जमीन पर आ जाता है अपनी टेल को हिलाते हुए। उसके बाजू नहीं थे, सिर्फ थे। उसकी नेक के करीब ऐसे लग रहा था जैसे गिल्स हों, जैसे बड़ी बड़ी फिशेस के होते हैं। वो बहुत ज्यादा बड़ा था। इवन जहाँ वो पाँव रखता वो चीज प्रेस हो जाती, घर हिलने लगते, पास बड़ी चीजें उड़ जाती। लोग बहुत ज्यादा डरने लगे थे। वो क्रिएचर सब चीजों को अपने सर से मार रहा था, जिसकी वजह से कार्स, बिल्डिंग सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। रोड्स भी टूटती जा रही थी और वो अपनी टेल को ही यूज करते हुए लोगों के घरों को भी तोड़ रहा था। उसकी स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की जाती है। अब जल्दी यहाँ पुलिस आ जाती है और वहाँ के लोगों को बचाने लगती है। अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि जल्द से जल्द इसको मारा जाए। तो वो फौरन से ढेर सारे आर्मी के हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर भेजती है। वो हेलीकॉप्टर्स उस गॉडजिला पर मिसाइल फेंकने ही वाले होते हैं, लेकिन ये देख के रुक जाते हैं कि उसके आसपास कुछ लोग हैं, तो उनको वापस जाना पड़ता है। अब इस गॉडजिला का नाम था शिन गॉडजिला और ये एक जापानीज गॉडजिला था जो कि बाकी गॉडजिला से अलग था और इसका डिस्ट्रक्शन लेवल भी ज्यादा था। यागुची एक टीम बनाता है इसमें बहुत ही ज्यादा जीनियस और हार्ड वर्किंग लोग थे। तभी उनमें से एक जीनियस लड़का बोलता है कुछ लोगों ने इस गॉडजिला की बॉडी से एक फ्लूइड निकाला है, उस पर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। उसके सैंपल्स अमेरिका में भेज दिए गए हैं। तो उनमें से एक और आदमी बोलता है पर ये खाता क्या होगा, इसमें इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। हिरोमी सोच में पड़ जाती है और सोचती है उस दिन ओशन का टेम्परेचर क्यों बढ़ा था 100 सेंटीग्रेड, इतना ज्यादा कैसे हो गया। इसका यही मतलब है कि गॉडजिला जहाँ से एनर्जी लेता है वो या तो रेडियो एक्टिव रेज है या कोई न्यूक्लियर पावर सोर्स है। तो एक आदमी यागुची से कहता है कि हो सकता है उस दिन बोट में जिस आदमी की चीजें हमें मिली हमें उसको ढूंढना होगा। उसने ओशन में टाइम गुजारा और क्या पता वो इसी चीज पर रिसर्च कर रहा हो। वो सब अग्री हो जाते हैं क्योंकि बोट में से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे
उन डॉक्यूमेंट्स में भी इस क्रिएचर के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ था, लेकिन पहले किसी को कुछ खास पता नहीं चला और अब सबको समझ आ रही थी कि ये क्या है। आदमी की रिसर्च से ये पता चलता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी रिसर्च कर ली थी और अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाकी की रिसर्च गवर्नमेंट के साइंटिस्ट करें। और उसने ये भी लिखा था कि गॉडजिला पानी में ही रहता है और पानी में जो ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनसे रेडियो एक्टिव रेस निकलती हों, ये उन्हीं को खाता है और उन्हीं पर जी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब ये जमीन पर आता है तो इसका जिस्म स्वेल हो जाता है और ये अपने साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब यागुची ये डिसाइड करता है कि गॉडजिला को अमेरिका भेजा जाएगा ताकि इस पर एडवांस एक्सपेरिमेंट्स हो सके, लेकिन कैसे और कब ये कोई नहीं जानता था। अभी सिर्फ इनको सॉल्व करना था गॉडजिला को लैंड पर आने से रोकना कैसे है। इनको ये भी पता चलता है कि गॉडजिला जब चाहे अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकता है, इसीलिए वो बार बार लैंड पर आता है। उस तरफ हम उन कुछ लोगों को देखते हैं जो इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि गॉडजिला पर कोई भी अटैक किया जाए, क्योंकि वो गॉडजिला को समझते थे कि ये गॉड की तरफ से भेजा गया कोई जानवर है, या वो इसको भी अपना गॉड मान चुके थे और उनको इस बात की समझ ही नहीं थी कि कितनी ज्यादा तबाही कर रहा है। वो जल्दी इनको भी खत्म कर सकता है। आज का दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला था, क्योंकि गॉडजिला फिर से लैंड पर आ गया था और अब की बार उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। इससे पहले कि वो लोगों को मार सकता, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर आता है कि सब लोगों को अंडरग्राउंड सेव करके रखो, साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके गॉडजिला को मार दो। अपनी आर्मी को भेज देते हैं। उनके पास नए नए वेपन्स होते हैं और वो बहुत ज्यादा कोशिश में लग जाते हैं। इवन उस पर मिसाइल्स फेंकते हैं, उस पर फायरिंग करते हैं, बॉम्ब्स गिराते हैं, लेकिन गॉडजिला पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। अब जापान से तो ये गॉडजिला कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो यूएस आर्मी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन उनके अटैक से जो मिसाइल्स वो गॉडजिला पर फेंक रहे थे, इसकी वजह से टनल्स में और अंडरग्राउंड जहाँ पर पूरी पब्लिक थी वहाँ की लाइट चली जाती, पूरी सिटी का सिस्टम खराब हो चुका था। प्राइम मिनिस्टर जिस बिल्डिंग में थे वो भी उसी एरिया में आती थी जहाँ पर यूएस आर्मी ने और मिसाइल्स फेंकने थे, तो वो भी यहाँ से चले जाते हैं। अब आर्मी गॉडजिला पर अटैक शुरू करती है। वो लोग अपने टैंक्स अपनी पोजीशंस पर खड़े कर देते हैं। कुछ एयर स्ट्राइक्स भी होते हैं, यानी शिन गॉडजिला पर चारों तरफ से अटैक होने लगता है। उस पर लोग फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन गॉडजिला इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, उसकी बॉडी से खून आने लगता है और अब की बार खून आने की वजह से वो वीक फील करता है और उसकी बॉडी से पर्पल और ब्लू लाइट निकलने लगती है। वो रोशनी उसके मुंह से भी निकलने लगती है और फिर उसके बाद अपने मुंह से आग निकालते हुए वो पूरी सिटी की बिल्डिंग्स पर आग लगा देता है और वो चलने लगती हैं। वो उस रे यानी आग से बिल्डिंग्स के भी दो टुकड़े कर देता है, यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के भी, और इवन प्राइम मिनिस्टर का जहाज भी ब्लास्ट हो जाता है। और अब यहाँ पर काफी अजीब बात होती है, उसकी टेल में जैसे कोई सुराख यानी होल्स होते हैं और उनमें से भी पर्पल से लाइट निकलने लगती है, जो हर चीज को काटते हुए उसे आग लगाती जा रही थी। और हवा में यानी आसमान में जितने भी हेलीकॉप्टर्स प्लेन्स मौजूद थे वो जल जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं। अब यहाँ पर यागुची और यूएस मिनिस्टर एक साथ होते हैं और काफी परेशान होते हैं कि इसे तो कोई भी चीज हरा नहीं पा रही, तो अब हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर ये लोग एक अर्जेंट मीटिंग रखते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि अगर गॉडजिला के पास हीट है, रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर एनर्जी है, तभी वो इसको यूज करके पूरी दुनिया को तबाह कर पा रहा है, तो क्यों ना इसकी बॉडी को इस हद तक ठंडा कर दिया जाए ये इन एबिलिटीज को यूज ही न कर सके। और इस फैसले को सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसके लिए ये लोग परेशान हो जाते हैं कि जितना बड़ा ये शिन गॉडजिला है उसके लिए उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में गैस चाहिए होगी, जिसकी सप्लाई अभी इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि उस पर बहुत बड़ा ब्लास्ट किया जाए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होने थे। गॉडजिला को मारने के चक्कर में इनकी पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जानी थी, कई सालों तक उसका असर रहना था, लेकिन इन्हें इस बात की परमिशन नहीं मिलती और इनसे कहा जाता है कि जो आप लोगों ने पहला फैसला लिया था उसी पर काम करें, यानी गॉडजिला को जमा देने वाला। अब वो लोग एक प्लांट बनाते हैं जिसमें वो फ्रीजिंग गैस को खुद से प्रोड्यूस करेंगे। अब यूएस गवर्नमेंट जापान से कहती है कि हम आपके लोगों को रेस्क्यू करेंगे, उतनी देर आप अपने इस काम को मुकम्मल कीजिए यानी कंप्लीट कीजिए। और अब यहाँ पे हमें एक जर्नलिस्ट के थ्रू एक और बात पता चलती है कि वो आदमी जो बोट में मिसिंग हुआ था वो इस क्रिएचर या रेडियो एक्टिव मटेरियल पर क्यों रिसर्च कर रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ ऐसे हुई थी किसी रेडियो एक्टिव रे की वजह से। वो इस पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन जब वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो रही थी तो उन्होंने गवर्नमेंट से बात की, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें पागल कह के यहाँ से निकाल दिया। उनका इतना ज्यादा दिल टूटा कि वो पता नहीं कहाँ चले गए और उनके डॉक्यूमेंट्स अभी भी उसी शिप में हैं जो आप लोगों को मिले। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और रिसर्च के बाद इनको पता चलता है कि गॉडजिला चाहे तो अपनी जनरेशन बढ़ा सकता है। अब सबको इस बात का डर लग जाता है कि इन लोगों से एक गॉडजिला संभाला नहीं जा रहा, तो बाकी इन गॉडजिलास को कैसे संभाला जाए। तो वो अपने प्लान पर तेजी से काम शुरू कर देते हैं।
अब यूएस गवर्नमेंट इस बात से काफी ज्यादा घबराई हुई थी, तो वो जापान से कहती है कि तुम लोग अपने प्लान पे काम बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अगर तुम लोग 2 दिन के अंदर अंदर इसको पूरा ना कर सके तो हम उसको मिसाइल से उड़ा देंगे, और फिर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जापान में कुछ नुकसान होता है या नहीं, हमें बस गॉडजिला को डिस्ट्रॉय करना है ताकि वो हमारे तक ना पहुंचे। लेकिन अब जापान की पब्लिक काफी ज्यादा परेशान होती है, यागुची भी, क्योंकि प्लांट को मुकम्मल होने में 3 दिन चाहिए थे। यहाँ पे जब बाकी कंट्रीज को पता चलता है तो वो जापान की फेवर में उनकी हेल्प करते हैं ताकि ये काम जल्द से जल्द खत्म हो सके। जल्दी वो दिन आ जाता है जब फ्रीजिंग गैस तैयार हो चुकी होती है। अब ये लोग कहते हैं कि हमें गॉडजिला को भी एक्टिव करना होगा। अब गॉडजिला रेलवेज के आसपास खड़ा होता है। ये लोग अपनी ट्रेन चला देते हैं जिसकी टक्कर गॉडजिला से होती है और अब गॉडजिला एक्टिव हो जाता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी तरह से गाड़ियां तोड़ते हुए, बिल्डिंग्स का नुकसान करते हुए, रोड्स को खराब करते हुए गॉडजिला अपनी शान में चल रहा होता है। अब उस पर मिसाइल्स फेंके जाते हैं जिनकी रेंज थोड़ी कम होती है ताकि आसपास के लोगों या जगह को कोई नुकसान न हो। यहाँ पर वो शिन गॉडजिला अपने तरीके इस्तेमाल करने लगता है, यानी जिन वे से वो लोगों पर अटैक कर सकता था वो सब यूज करता है, यानी अपनी बॉडी से वो रेज निकालना, मुंह से आग फेंकना। जल्दी जब उसकी सारी एनर्जी यूज हो जाती है तो वो वीक होने लगता है और उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। यहाँ पर जापान की पब्लिक और गवर्नमेंट का ये प्लान था कि जिस जगह गॉडजिला खड़ा हो उसकी आसपास की बिल्डिंग्स को खुद ही ब्लास्ट करके गिरा दिया जाएगा। उसका सारा कंक्रीट यानी मलबा गॉडजिला पर आकर गिरेगा, इसके नीचे वो दब जाएगा और दोबारा उठ नहीं सकेगा। अब फौरन से ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि वो गैस वाले टैंक्स लाए जाएं। वो फ्रीजिंग गैस वाले टैंक्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस कंक्रीट में से गॉडजिला का मुंह बाहर की तरफ निकला होता है और थोड़ा खुला होता है क्योंकि वो अब काफी वीक हो चुका था। उसके मुंह के आसपास टैंकर्स लाकर पाइप के थ्रू गैस अंदर डाली जाती है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कंक्रीट को हटाते हुए दोबारा से उठ खड़ा होता है क्योंकि शायद मुंह में गैस डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो दोबारा से अपनी टेल का यूज करते हुए बिल्डिंग्स को गिराने लगता है और अपनी रेस निकालने लगता है। अब ये सब लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको दोबारा से कैसे गिराया जाए। तभी वहाँ पर मौजूद सब ट्रेन को स्टार्ट करके तेजी से गॉडजिला की तरफ भेज दिया जाता है। जैसे ही वो गॉडजिला से टकराती हैं तो गॉडजिला दोबारा से नीचे गिर जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए हुए वो सब लोग इस पर वो फ्रीजिंग गैस दोबारा से छोड़ने लगते हैं। उन सब लोगों ने अपने मुंह पर मास्क पहना हो कि कहीं ये गैस इनको अफेक्ट न कर दे। अब ये लोग सारे पाइप्स की डायरेक्शन उसके मुंह और बॉडी की तरफ कर देते हैं और वो फ्रीजिंग गैस एक ही टाइम में उसके मुंह की तरफ छोड़ देते हैं। गॉडजिला दोबारा से उठ खड़ा होता है, लेकिन अब इसका टाइम ओवर हो चुका था क्योंकि इसकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर चुका था कि ये वहाँ ही खड़े खड़े फ्रीज हो जाता है और बहुत सख्त पत्थर की तरह बन जाता है। ऐसे लग रहा था कि गॉडजिला का कोई नकली स्टैचू हो। जब सब लोगों को ये पता चलता है तो वो एक गहरा सुकून का सांस लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इनको पता चलता है कि गॉडजिला इसी तरह फ्रीज रहेगा और जब इसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा या रेडियो एक्टिव एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये खुद ही खत्म हो जाएगा। और अब जापानीज गवर्नमेंट उन जगहों को ठीक करने लगती है जो गॉडजिला ने डिस्ट्रॉय की थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।